हेलो एंड वेलकम टू दी सिविल स्टडी कैफ़े। सिविल स्टडी कैफ़े एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। देखिए, अभी तक की सीरीज़ में हमने डिस्कशन कर लिया है एमपीपीएससी मेंस 2018 का जीएस पेपर 1 का 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके। और उसके बाद कल की सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पार्ट ए का 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 6 मार्क्स के पार्ट ए के। ओके, कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन में वो सीधा पूछ रहा है आपको, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, यानी कि बौद्ध धर्म का उदय जो हुआ उसके आर्थिक और सामाजिक कारण क्या थे। ठीक है, उन पर हमें हाईलाइट, एक तरह से थ्रो लाइट हमें करना है, तो वो देख लेते हैं। ओके, देखिए, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में बौद्ध धर्म तेजी से फैला, चाहे वो सुमात्रा हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो चाइना हो, यानी कि संपूर्ण एशिया। और आपको पता होगा गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, देखिए, हुआ क्या था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय आते आते कर्मकांड बढ़ता जा रहा था और धार्मिक बढ़ चुका था। इसलिए समाज में नए विचारों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी और वैदिक धर्म अप्राकृतिक और आर्थिक विकास का विरोधी होता जा रहा था। ओके, इसी सब कारणों की वजह से 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ था जब दास प्रथा जो थी वो अपने चरम पर थी। यानी कि दास प्रथा का मेरा मतलब कहने का ये है कि दासों को खरीदा और बेचा जाता था उस टाइम पर, यानी कि मानवाधिकारों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी और उनका हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होता रहता था। ओके, अब देखिए, भारत में बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, इसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद फिर हम बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, देखिए, नंबर 1, सामाजिक कारण, यानी कि बौद्ध धर्म की जो सामाजिक संरचना है उसमें ना तो कोई नीचा था ना ही कोई ऊंचा था। समाज बराबर के ओहदे पर बांटा गया है, तो ये इसका एक सामाजिक कारण था। आर्थिक कारण, यानी कि बौद्ध धर्म में स्पेशली इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि किसी भी इंसान को आर्थिक आधार पर ना ही कमज़ोर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बलशाली होना चाहिए। ठीक है, इसकी अपनी एक धार्मिक कारण भी थे, धार्मिक एक फिलॉसफी भी थी। विचारधारा में हम इनके 4 आर्य सत्यों के बारे में पढ़ते हैं, त्रिरत्न के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा इन्होंने कहा है दुख के पीछे भी एक कारण होता है, क्योंकि दुख बिना किसी कारण के नहीं आता है किसी भी इंसान को। तो इस टाइप की इनकी कुछ फिलॉसफी रही है। जातिवाद का अभाव है। देखो, आज भी हिंदू धर्म में जातिवाद पीक पॉइंट पर तो नहीं कहेंगे, काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे लोग ज़्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं तो इस चीज़ को अब ज़्यादा वैल्यू देना उन्होंने कम कर दिया है। लेकिन यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें या फिर 6वीं ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो जाति का जो प्रभुत्व था वो चरम पर था, यानी कि वो पीक पॉइंट पर था। ठीक है, तो लेकिन बौद्ध धर्म में ये सब सारी की सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, यानी कि जातिवाद का उसमें अभाव देखा जाता है। समानता का प्रभाव, देखिए, यदि समाज में लोग बराबर के दर्जे के होंगे तो समाज में एक मोटिवेशनल रेस क्रिएट होती हैं या डेवलप होती हैं। यानी कि एक कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इंसान के अंदर एक पॉजिटिव वेव्स जनरेट होती हैं ताकि वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो समाज में समानता का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, अब मैं आता हूँ बॉडी पार्ट पर। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि का क्या रही है, उदय की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसको हम देख लेते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि और आर्थिक पृष्ठभूमि दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, समाज में गिरावट। देखो, जैसे ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम आसपास की बात जब हम करते हैं उस टाइम पर
तो समाज में गिरावट हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है समाज कई भागों में विभाजित हो चुका था, समाज में ऊंच और नीच की भावना हमें देखने को मिलती है और समाज में इस प्रकार की कई प्रकार की गिरावटें हमें उस टाइम पर देखने को मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल। जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो आपको पता होगा ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल समाप्त हुआ और उत्तर वैदिक काल ने अपने कदम रखे तो जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर कर दी गई, ना कि कर्म के आधार पर। तो इससे मानव के जो अधिकार थे उनका सीधा सीधा उत्पीड़न होना स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से समाज में कई प्रकार की कुरीतियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। ये क्या था? देखो, हम जब एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें वर्ण व्यवस्था हम पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था यानी कि 4 पैरामीटर्स पर हम उस वर्ण व्यवस्था को डिस्कस करते हैं। ब्राह्मण, उसके नीचे फिर क्षत्रिय, उसके नीचे फिर वैश्य और उसके नीचे फिर शूद्र। यानी कि शूद्रों की जो स्थिति थी वो दयनीय स्थिति में थे, यानी कि उनकी स्थिति चिंतनीय, एक प्रकार की चिंतनीय स्थिति थी जिसमें उनके अधिकारों का पूरी तरह से शोषण होता था और उनके साथ कई प्रकार के अत्याचार होते थे, जो कि हम एशियंट हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, महिलाओं की स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक काल में आपको महिलाओं की स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो आपको महिलाओं की स्थिति भी उसमें काफ़ी दुर्गम दर्जे की आपको देखने को मिलेगी। यानी कि महिलाओं का शिक्षा लेने से उनको वंचित कर दिया गया और उनको 4 दीवारी तक उनको सीमित कर दिया गया। ओके गाइस, अब चलते हैं आर्थिक कारण कौन से थे ऐसे। आर्थिक कारण, आर्थिक गिरावट, समाज में आर्थिक गिरावट देखने को मिली क्योंकि एक लेबल बना दिया गया था, इससे ऊंचा वो, उससे ऊंचा वो, उससे ऊंचा वो। तो जो नीचे के जो वर्ग थे उनका उनमें पूरी तरह से आर्थिक गिरावट देखने को मिली। यानी कि वो धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे और अपना व्यवसाय नहीं स्टार्ट कर सकते थे। इस प्रकार से उनकी आर्थिक गिरावट सुचारू रूप से जारी हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भरण पोषण। जो इंसान आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसको बाकी में भरण पोषण की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, तो आप इसको भी समझ चुके होंगे। विचारधारा, देखिए विचारधारा का भी एक काफ़ी महत्व है। विचारधारा, जो उत्तर वैदिक काल की जो विचारधारा थी वो काफ़ी अलग थी और ऋग्वैदिक काल की विचारधारा जो थी वो काफ़ी अलग थी। यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो विचारधारा थी वो रूढ़िवादी और कर्मकांडी टाइप की हो गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक दायित्व। देखिए, लोगों को अपने आर्थिक दायित्व का पता होना चाहिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग अपने आर्थिक दायित्व से किनारा करने लगे। यानी कि एक इंसान भूखा है तो वो भूखा रहे और एक इंसान उसके पास काफ़ी धन संपदा है तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो इंसान भूखा है और वो भूख से मर रहा है। तो आर्थिक दायित्व जो थे उसका अभाव भी हमें देखने को मिला। ओके, इन्हीं सभी के कारणों की वजह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ठीक है, कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं आप? देखिए, कंक्लूजन में हम डाल सकते हैं एशिया के साथ हमारे संबंध मजबूत किए जा सकते हैं। कैसे? आपको पता होगा बुद्धिज़्म जो है, इंडिया बुद्धिज़्म के लिए होम टाउन है और यानी कि बौद्ध धर्म का विकास ही भारत से हुआ है। तो हम बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में भारत सरकार काफ़ी इसको हाईलाइट कर रही है और इसको बढ़ावा दे भी रही है, ताकि हम बौद्ध धर्म के आधार पर हम अपने एशिया के साथ या फिर पूरी दुनिया के साथ हम अपने रिश्ते बहुत अच्छे बना सकते हैं। यानी कि हम फॉरेन पॉलिसी जो हैं हमारे भारत की, उनमें बुद्धिज़्म को हम एज अ सॉफ्ट पावर हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC। कहने का मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। फिर से रिपीट कर लेता हूँ एक बार। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे और जैसे उदाहरण के तौर पर अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, मल्ल, वत्स, शूरसेन, अवंती, गांधार महाजनपद, कंबोज महाजनपद इत्यादि और भी कई प्रकार के, यानी कि कुल मिलाकर 16 महाजनपदों में उत्तर भारत पूरा का पूरा पूरी तरह से विभाजित था। ठीक है,
यानी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे, हम नॉर्मली ये कह सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं महाजनपद का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसका नॉर्मली अर्थ होता है वह स्थान जहाँ आदमी निवास करता है, लेकिन यदि उत्तरी भारत में इसका अर्थ को हम यदि समझें तो इसमें कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि कृषि समुदाय के लोगों का स्थायी निवास, ठीक है, यानी कि जो लोग एक समूह के रूप में रहते हैं और वो वहाँ पर कृषि करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम महाजनपद के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ चुके होंगे महाजनपद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए, अधिकांश महाजनपदों के नाम वंश के आधार पर हुआ करते थे, क्योंकि इनकी स्थापना आर्यों के द्वारा की गई थी, ठीक है। इस समय 2 प्रकार के महाजन को मिलते हैं। पहला तो मिलता है हमें गणराज्य और दूसरा मिलता है हमें राजतंत्रात्मक, यानी कि पहला मिलता है हमें गणतंत्रात्मक और दूसरा मिलता है राजतंत्रात्मक। दोनों को हम बॉडी पार्ट में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है, दोनों के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं राजतंत्रात्मक में, ठीक है। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, राजतंत्रों का उल्लेख। कहने का मतलब मेरा वो है कि राजतंत्रात्मक, यानी कि जो राजतंत्रात्मक इनका जो स्ट्रक्चर था वो राज्यों के रूप में विकसित हो चुका था, यानी कि ये पहले कबीलों के रूप में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सेनाएं रखना स्टार्ट कर दी और हथियार बनाना शुरू कर दिए और अपने आप को एक राज्य के रूप में देखने लगे, यानी कि अपने आप को एक राजा के रूप में ये लोग देखने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजतंत्र का उल्लेख राजतंत्रात्मक, इसलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उपाधियाँ। देखो, इन्होंने अपने आप को राजा के रूप में तो परिभाषित कर ही दिया था। अब बात रही उपाधियों की, तो इन्होंने अपने लिए धीरे धीरे ये अपने लिए उपाधियाँ भी बनाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्री परिषद। इनकी अपनी मंत्री परिषद भी होने लगी, यानी कि इन्होंने एक लोगों का समूह बना दिया जिसका नाम मंत्री परिषद दे दिया, ठीक है, और एक मंत्री परिषद इन्होंने अपने लिए एक सेपरेट बनाना शुरू कर दी। यज्ञ का चलन भी देखने को मिलता है। स्थिति अलग अलग थी। देखो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सबकी स्थिति अलग अलग हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में। देखो, ये गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, एक गण, एक समूह तंत्र के रूप में, ठीक है, एक समूह के रूप में, एक लोगों का एक समूह, है ना, इस टाइप से, यानी कि ये राजा महाराजाओं के रूप में नहीं रहा करते थे। अब इसमें बंटवारा प्रणाली हमें देखने को मिलती है, यानी कि खेती जो भी है, आर्थिक क्रियाकलाप जो है, उसमें बंटवारा प्रणाली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सामूहिक वार्तालाप, ठीक है, इनके बीच में सामूहिक वार्तालाप देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक तंत्र। न्यायिक तंत्र, देखो, सामूहिक वार्तालाप इनके बीच में देखने को मिलती है। जब कोई झगड़ा या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी तो इनका जो समूह होता था वो एक न्यायिक तंत्र कहलाता था और वो न्याय वही करता था, ठीक है। आपसी सहयोग भी देखने को मिलता है और आपसी भावना, ये भी इनके बीच देखने को मिलती थी, क्योंकि ये समूह के रूप में रहते थे, ना कि एक राजा के रूप में रहते थे। तो महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद जो थे, वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे और एक भाग था इसका राजतंत्रात्मक और दूसरा भाग था गणतंत्रात्मक। देखिए, इसका कंक्लूजन आप दें या नहीं दें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एशियंट हिस्ट्री से उठाकर लिया गया है। तो यदि आप इसमें कुछ करंट का कनेक्ट कर पाते हैं तो आप, आई होप आप कर लीजिए, यदि आपको ठीक लगता है तो। मेरे ख्याल से तो ठीक है वैसे ये, ओके। तो गाइस, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों डिस्कस किया और आगे की स्लाइड में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के पार्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर इसी टाइप से फिर हम पार्ट बी के भी सारे के सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस और फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। और आप कोशिश कीजिए कि आप चैनल को ग्रुप में शेयर कीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम अपने ग्रुप्स के मेंबर्स को और ज़्यादा इनकरेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये वीडियो अब मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ओके। जय हिंद।